नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बेरोजगारी कम करने के लिए जो पैंतरा हरियाणा सरकार ने चला था वो अब उसी पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जिस बात का डर था आखिर वो हो गई। सरकार की चाहत थी युवाओं को रोजगार देने की, लेकिन रोजगार देने वाला कारवां यूं कूच करेगा ऐसा सोचा भी ना था। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीयों को 75% आरक्षण देने के कानून ने हरियाणा सरकार के सामने धर्म संकट पैदा कर दिया है। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह हर किए जाने वाले काम और फैसले के भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव होते हैं। रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ रहे हरियाणा को इस रेस में आगे लाने के लिए सरकार ने कानून पास किया, जिसके तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के लोगों के लिए 75% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। मंशा थी रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने की। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि इस फैसले का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने के साथ सरकार निवेशकों को भी आकर्षित करने में कामयाब होगी। लेकिन नतीजा ऐसा प्रतिकूल होगा, इसकी कल्पना भी शायद किसी ने न की होगी। फैसले के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। शुरुआत साइबर सिटी आईटी हब कहे जाने वाले गुरुग्राम से होती दिखाई दे रही है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी नेस्कॉम के सर्वे में यह बात सामने आई है कि 500 आईटी कंपनियां गुरुग्राम से दूसरे शहरों में पलायन की तैयारी में है। नेस्कॉम के सर्वे के दौरान काफी कंपनियों ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार का 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाला कानून व्यवहारिक नहीं है और इस कानून के बनने के बाद से यहां पर उन कंपनियों का भविष्य भी नहीं है। खबर है कि गुरुग्राम की करीब 500 से ज्यादा इंडस्ट्री अब नोएडा में शिफ्ट होने की तैयारी में है। बीते दिनों इन इंडस्ट्रियों के लिए नोएडा के सेक्टर 29 में स्थान भी देख लिया गया है, यानी इनके लिए नोएडा में जमीन उपलब्ध है और प्राधिकरण तैयारी कर रहा है। सूत्रों की माने तो उद्योगों को जेवर एयरपोर्ट नजदीक होना भी आकर्षित कर रहा है और इससे वो अपने फायदे के तौर पर देख रहे हैं। तो आज चर्चा करेंगे कंपनियों के होने वाले संभावित पलायन और इसे रोकने के लिए सरकार के प्लान की। तो कई प्राइवेट कंपनियां जो हैं गुरुग्राम से पलायन करने की तैयारी में है। वजह माना जा रहा है सरकार का वो कानून जो 75% स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियां देना सुनिश्चित करता है, उनकी गारंटी देता है। तो ऑटो कंपोनेंट कंपनियां जो हैं वो इसमें शामिल हैं। आईटी कंपनियों में नोएडा के सेक्टर 29 में कंपनियों ने जगह देखी है, ऐसी खबर है। नोएडा प्राधिकरण इसी तैयारी में भी जुटा हुआ है और बातचीत भी आगे बढ़ रही है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी नेस्कॉम का सर्वे है, उसमें ये बात सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 500 से ज्यादा इंडस्ट्री नोएडा जाने की तैयारी में है। इस बात की आशंका पहले भी जताई गई थी कि सरकार के इस फैसले का असर जो है वो उल्टा हो सकता है और इस बात को लेकर नेस्कॉम ने सरकार को चेताया भी था कि कंपनियों का पलायन शुरू हो सकता है और अब ये खबर यहां पर उस बात की पुष्टि करती है, उस आशंका को सही साबित करती दिखाई दे रही है जो सरकार के इस फैसले के बाद जताई जा रही थी। तो जब से सरकार ने यह फैसला लिया था तभी से इस फैसले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे कि प्राइवेट नौकरी में आरक्षण फिक्स करना क्या सरकारी दखल अंदाजी नहीं है? नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए या फिर सरकारी आरक्षण के नाम पर? एक देश एक कानून की बात होती है तो एक राज्य के बेरोजगार नौजवान को दूसरे राज्य में नौकरी के समान हक से दूर क्यों किया जाता है? ये भी सबसे बड़ा और अहम सवाल था। हरियाणा सरकार का एक ऐसा लोक लुभावन फैसला है जिसमें योग्यता को किनारे करके सिर्फ स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने का नियम बनाया गया है। तो विधेयक में यह रास्ता दिखाया गया है कि कंपनी को अगर खास स्किल का हरियाणा का नौजवान रोजगार के लिए नहीं मिलता तो बाहरी को रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए डीसी या उसके स्तर के अधिकारी से इजाजत लेनी जरूरी होगी। क्या ऐसे नियमों से निजी कंपनियों के कामकाज में लेट लतीफी की एंट्री नहीं होगी? ये भी सोचना जरूरी है। और अब कंपनियां अपनी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए गुरुग्राम को छोड़ने की तैयारी जो है वो करने में जुट चुकी हैं और अभी खबर है कि 500 से ज्यादा आईटी कंपनियां जो हैं वो नोएडा जाने की तैयारी में है। सेक्टर 29 में इसके लिए जगह भी देख ली गई है।
तो रोजगार आरक्षण कानून जो है, क्या उसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो इसके लिए क्या सरकार के पास कोई मनोहर प्लान है? इस पर बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले करा देते हैं उनका तारुफ आपसे, उसकी बात करते हैं चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड़, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी और उद्योगपति के भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कुछ और मेहमान हमारे साथ अब से कुछ ही देर में बातचीत के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश रोड़, उनसे पूछना चाहूंगी। सुरेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस खबर को? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्या मानते हैं कंपनियां अगर पलायन कर रही हैं तो इसके पीछे की वजह क्या वाकई में सरकार का वो कानून है जो यहाँ पर युवाओं को नौकरी देने के लिए बनाया गया था? कायनात जी, देखिए, सरकार जो है, सरकारी नौकरियां सरकार अपनी तरफ से जो रोजगार के अवसर प्रदेश के युवाओं को प्रदान करती है, इसीलिए प्रदेशवासी युवा सरकार को चुनते हैं, अपना वोट देते हैं। और ये सरकार पूर्णतः असफल रही है इस मामले में। सरकार की नौकरियों के बारे में सरकार बिल्कुल चुप है। कोई ना तो कहीं पर नौकरियां निकलती नजर आ रही, इवन आजकल तो घोषणा करनी भी छोड़ दी, पहले वो कर लेते थे, और प्राइवेट सेक्टर की ये लोग बात करने लगे हैं। ये पता नहीं क्या फोबिया है बीजेपी में। सरकार चलाते हैं और सरकारी सिस्टम से डरते हैं। चाहे नेशनलाइज बैंक हो, एसबीआई जैसे बैंक के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, चाहे एलआईसी हो, आप हर जगह देखिए, चाहे रेलवे हो, अंबानी की गाड़ियां रेल की पटरियों पर दौड़ती नजर आती हैं, अदानी की, और भारतीय रेल जो है वो खड़ी कर दी है प्लेटफार्मों के बैक साइड में। तो जहां तक आपने मेरे से सवाल किया कि इससे हरियाणा को क्या नुकसान होगा, मेन विषय ये है। अब गुड़गांव का जो आप जिक्र कर रहे थे, गुड़गांव सिर्फ हरियाणा का एक बड़ा शहर ही नहीं है। गुड़गांव को आप लघु भारत कह सकते हैं। गुड़गांव में हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश का, हर राज्य का, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति मिलता था। और जो भाईचारे के साथ उन्होंने हरियाणा प्रदेश को रेवेन्यू कमा के दिया, गुड़गांव का विकास हुआ। पूरा हरियाणा एक तरफ, चाइना जी, और अकेले गुड़गांव से जो रेवेन्यू जनरेट होता था हरियाणा सरकार का, वो एक तरफ। ये बात आंकड़ों के हिसाब से भी हम साबित कर सकते हैं। तो ऐसे जिस गुड़गांव को बनाने में, जिस हरियाणा को गुड़गांव के जरिए इतनी मदद मिलती रही हो, इतनी सरकारें जो पिछली सरकारें रही हैं, तो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, हर एक पार्टी की सरकारों को इस बात का, इस मुद्दे का ये सहयोग मिलता रहा है, और उसको ये सभा करने में लग गए हैं। यही नहीं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को गुड़गांव में प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसे रोजगार मिलता था। वहां पर जापानीज लोग आए हुए हैं, वहां पर इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। कभी संजय गांधी जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में मारुति शुरू हुई थी, आज पता कीजिए आप कितने लोग हैं वहां पर। तो अगर आप देखते हैं तो ये कदम जो है हरियाणा सरकार का एक युवा विरोधी है। और इससे पहले भी हम इस मुद्दे पर बातचीत कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि युवा विरोधी है। इससे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने स्वागत किया था सरकार के इस कदम का। और युवा विरोधी आप क्यों मानते हैं? ये तो युवाओं के भले के लिए उठाया गया कदम है। कायनात जी, मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, इस विषय के ऊपर एक दिन आपके साथ ही मैंने भी डिबेट की थी। कांग्रेस पार्टी ने कभी इसको नहीं कहा। किसी प्रवक्ता ने अगर पर्सनली तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे अपने विचार जाहिर कर दिए हो, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ये पार्टी लाइन है। आज ही मैं आपको इस बात से दुरुस्त करना चाहता हूं कि एक इन्होंने जो हरियाणा अपना एसएस बोर्ड जो है हमारा, उसके लिए आज मेंबर और चेयरमैन की नियुक्ति की है। क्या वो प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण वाली सीटों को देखेंगे, या हरियाणा सरकार में भी कोई नौकरी निकालेंगे? अगर जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को बताना चाहता हूं, जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार को बताना चाहता हूं, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप किसी नेता के पास जाते थे तो वो कहता था कि भाई इसमें तो प्राइवेट सेक्टर का है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। वो कैसे जो स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड अपने एग्जीक्यूटिव हैं, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उनको किस तरीके के स्टाफ की जरूरत है, ये उनका विशेषाधिकार होता रहा है। और उससे हरियाणा प्रदेश को रेवेन्यू के जरिए भी मदद मिलती रही है, और रेवेन्यू से अलग प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलता रहा है।
ये सरकार प्राइवेट सेक्टर के 75% लेकिन सवाल ये भी उठता है ना सुरेश जी कि अभी जब जी। सत्र शुरू हुआ, सत्र के दौरान तो इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। शायद आपको लगा होगा, कांग्रेस को ये महसूस हुआ होगा कि राजनीतिक लाभ जो है वो यहाँ पर हमें नहीं मिल सकता है इस मुद्दे का, बल्कि और नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इस तरह से राज्य को नुकसान होगा, यहाँ पर युवा विरोधी ये एक फैसला है। अब आप तमाम तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, कायनात जी देखिए, सत्र के दौरान 3 काले कृषि कानूनों से बड़ा विषय कांग्रेस के पास और कोई नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव हम लोग लेके आए, इतने गंभीर मुद्दे थे, तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा, युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा, बेरोजगारी कम करने से जुड़ा हुआ फैसला आपके लिए मायने नहीं रखता है। ये मुद्दा उतना बड़ा आपको दिखाई नहीं देता है। नहीं, आप अपनी बात जो आपने मेरे से पूछी है, मैं दोबारा से आपको स्पष्ट करता हूँ। हमारे लिए जो है युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का, युवाओं का और महिलाओं का सुरक्षा का है। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता बार बार कह चुके हैं और बराबर की इम्पोर्टेंस के हैं। लेकिन होली को दिवाली के गीत नहीं गाए जाते। चलिए आऊंगी आपकी तरफ। हमारे साथ इसी बीच जेजेपी के प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मनदीप जी। और सरकार का ये जो फैसला था 75% आरक्षण रोजगार क्षेत्र में, रोजगार के अंदर निजी क्षेत्र में, क्या लगता है आपको अब ये उल्टा पड़ना शुरू हो गया है? इसके जो आशंका जताई जा रही थी इस फैसले के परिणामों को देखते हुए अब सही साबित होती दिखाई दे रही है। गुरुग्राम से 500 कंपनियों का पलायन कम से कम यही बताता है। कायनात, ना तो कोई कंपनी हरियाणा प्रदेश को छोड़ करके जा रही है। हरियाणा प्रदेश में जो कंपनियों को माहौल मिल रहा है वो माहौल और कहीं नजदीक तो मिलने वाला है नहीं। रही बात इस 75% जो प्रदेश के लोगों को, जो स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात है, वो दुष्यंत जी की रोजगार मेरा अधिकार अभियान जो उन्होंने एज ए एमपी चलाया था, उसको लेकर के आज वो गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ बैठ करके, मंत्रिमंडल के बाकी सहयोगियों सदस्यों के साथ बैठ करके उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, और इसकी 7 से 8 वार्ता उद्योगपति जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनके साथ भी हुई है। उनकी जो दिक्कतें थी उनको सुन करके उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी की जा रही है। आज किसी प्रकार के एक फोबिया के तौर पर या किसी और तरीके से अगर कोई इस तरह के है कि इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बात मैं कह दूं कि प्रदेश का जो पैसा है वो प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, उसमें अगर कोई बाहर के कर्मचारी हैं तो वो जा करके अपने प्रदेशों में जाकर के उसकी इकोनॉमी, कहीं ना कहीं प्रदेश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इस आरक्षण जो रिजर्वेशन यहाँ के स्थानीय युवाओं को मिलेगा। जहां तक स्किल की बात है, प्रदेश का युवा स्किल है, प्रतिभाशाली है, और इंडस्ट्रीज की एक बात उस मीटिंग्स में उठ कर के आई कि अगर एक ही जिले में, अगर जिस जिले में इंडस्ट्री होगी और उसी जिले के युवाओं को अगर वहां रोजगार ज्यादा दे दिया तो कहीं ना कहीं यूनियन ना बन जाए, इस प्रकार की आई। तो सरकार ने उसके ऊपर 10% कैप लगाने का बात किया कि एक जिले से 10% एक इंडस्ट्री में लग सकते हैं, बाकी और कहीं से ले लिए जाएंगे आसपास के जिलों से। तो ये युवाओं के को रोजगार मिलने का एक साधन है, अच्छी शुरुआत है प्रदेश सरकार की। दुष्यंत जी की युवा सोच है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो अनुभव की सोच है वो है, हरियाणा प्रदेश की जो गठबंधन की सरकार है। लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? नेस्कॉम की सर्वे रिपोर्ट जो ये बता रही है कि करीब 500 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो नोएडा का रुख करने वाली हैं, जगह तक इसके लिए देख ली गई है, प्राधिकरण जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। देखिए नोएडा भी इंडस्ट्रियल हब है और गुड़गांव भी इंडस्ट्रियल हब है, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब है, धारूहेड़ा रेवाड़ी भी इंडस्ट्रियल हब है, सोनीपत का जो एरिया है वो भी इंडस्ट्रियल हब है। इंडस्ट्रीज तो दिल्ली के आसपास लगेगी। किसी कंपनी ने अगर अपना कोई दूसरा ऑफिस खोलने के लिए और कोई इकाई खोलने के लिए अगर नोएडा जा रही है या वहां पर कुछ कर रही है, कंपनियों का एक से दूसरे स्टेट में उठकर चले जाना, ये दूसरी अलग बात है। क्या आप नहीं मानते ये फैसले की साइड इफेक्ट के तौर पर है? इस बिल से कोई भी फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री नहीं जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्री एसोसिएशन के बैठ करके उसके साथ बैठ करके माननीय दुष्यंत जी ने, उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और मंत्रिमंडल के बाकी सहयोगी ने और आईएएस ऑफिसर्स ने सबने बैठ करके एक तय फार्मूला तय किया। जो इंडस्ट्रीज की जो आशंकाएं थी
उनको निर्मूल साबित करके हुए उनका क्लोज उनसे हटा करके उनकी सहमति से ये बिल लेकर के आया गया है। निश्चित रूप से इसके जो परिणाम होंगे वो प्रदेश के हित में सुखद होंगे, इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार के की भारद्वाज कोई हमारे साथ दिक्कत नहीं जुड़े हैं, आएगी। उद्योगपति के भारद्वाज जी, आप कितना यहाँ पर इत्तेफाक रखते हैं मनदीप जी की बात से? आप मान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये बिल कहीं से कहीं तक कंपनी हितों को जो है क्षति नहीं पहुंचा रहा है? नमस्कार जी, मैं के भारद्वाज जी हूँ। मैं जी मनीष जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये तो जानबूझ के एक ऐसी बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने और गठबंधन सरकार ने जो डिसीजन ले लिया है वो बिल्कुल ठीक है, जबकि मैं एक छोटा उद्योगपति होते ये बात सोचता हूँ, अगर गवर्नमेंट ऐसे ऐसे काम करेगी तो फिर हमारे देश की नेशनलिटी कहाँ जाएगी? यदि हमारे स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट का बंदा आ रहा है काम करने के लिए, एक अच्छा टैलेंटेड बंदा आ रहा है, अगर हरियाणा वाले में किसी में टैलेंट है वो दूसरे स्टेट में चला जाए। ये तो इनकी अपनी सबकी एक पॉलिटिक्स है, वोट लेने की राजनीति है, चाहे उसको कांग्रेस अच्छा बताए चाहे बीजेपी अच्छा बताए। पर एक देश की एकता के लिए भी, उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये सब कदम बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मनदीप जी अपनी बात पे रहेंगे क्योंकि इनकी तो सरकार ने ये डिसीजन ले लिया, लेकिन आप उद्योगपतियों से ये पूछें, जब अधिवेशन वो ला रहे थे, जब लोग मना कर रहे थे इंडस्ट्रीज कि ऐसा मत करो, लेकिन कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? बहुत सी कंपनियां हैं जो दूसरे स्टेटों में जाने के लिए अपना रुख बना रही है। ये आपकी सर्वे बिल्कुल ठीक है कि लगभग 500 कंपनियां, 600 कंपनियां नोएडा में। लेकिन मनदीप जी तो इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भले ही दूसरा कोई ऑफिस जरूर खुल सकता है लेकिन यहाँ से शटडाउन हो जाएगा कंपनी का, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैडम, शटडाउन एकदम इमीडिएटली आज नहीं होगा, इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे, 1 साल में 2 साल में ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको तो अपने वोट से वो है कि वे घुमा के फिरा के हमें ऐसी बात करनी है। जो उद्योगपति अगर पिसता है पिसते रहो, उनको बेचारे को नहीं, आप क्या लेना मानते हैं, पड़ेगा। क्यों मानते हैं कि सरकार का ये जो कानून है ये दिक्कत पैदा कर रहा है, मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कंपनियों के सामने? हालांकि यहाँ पर ये देखा जाए तो सरकार फायदा भी देगी ऐसी कंपनियों को जो ये नियम लागू करेगी, स्थानीय युवाओं को रोजगार देगी, रजिस्टर्ड उन्हें करेगी सरकार, और साथ ही यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा। मैडम, जब एक आदमी, एक नेता जाके दूसरे स्टेट में इलेक्शन लड़ सकता है, एक स्टेट का एमपी सेंटर में जाके प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक टैलेंटेड आदमी जाके दूसरे स्टेट में नौकरी क्यों नहीं ढूंढ सकता? ये क्या छोटे छोटे विचार हैं? हम विदेश में जा रहे हैं, विदेशी अगर ये कहते हैं कि इंडिया वालों को वापस भेजो तो हम एकदम से तिलमिला जाते हैं, ये क्या हो रहा है? ये तो अपने स्टेट में ही कर रहे हैं, अपने देश में ही कर रहे हैं, तो ये कहाँ की बात जाएगी? सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुरेश जी आऊंगी आपके पास। मैं चाहूंगी संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी इस पर बात रखें। संदीप जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मसले को? क्या आप भी मानते हैं कि सरकार का ये फैसला जो है यही सबसे बड़ी वजह बन रहा है पलायन के लिए? देखिए कायनात जी, ये कोई छोटा फैसला नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है और इससे हमें डिटेल में बात करने की जरूरत है। जबकि डिटेल में बात करने की जरूरत और इस सब्जेक्ट को सोचने की जरूरत डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की थी। आप ये देखिए, जिस तरीके से आप प्राइवेट सेक्टर में इंटरफेयर करने जा रहे हैं, एक तरीके से आप ये देखिए जैसे छोटी सी इंडस्ट्री आपका ऑफिस है, अगर हम आपके ऊपर कंडीशन लगा दें कि इन लोगों को भी आप रखेंगे, तो आपको जो सुधीर चौधरी हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एंकरिंग करते हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। जिस तरीके से आप रूबी का लियाकत जो राजस्थान की है और आपको नोएडा में एंकरिंग करती हुई दिखाई देती है, वो दिखाई नहीं देगी। जिस तरीके से अनिला कश्यप जो बिहार झारखंड से आप बिलोंग करती हैं, आपके नोएडा में एंकरिंग करती है, वो दिखाई। क्या आप प्रतिभाव को रोकना चाहते हैं? आपको अगर रोजगार देना है कायनात जी, तो आपको पॉलिसी पे सोचना चाहिए था। आप ये सोचिए कि हरियाणा के अंदर केरल के आदमी को रोजगार क्यों मिल रहा है, तमिलनाडु के, इसका मतलब वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, उनकी एजुकेशन ऐसी है, वो टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग है कि हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको हरियाणा में वो चीजें लेके आनी चाहिए थी। आप ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आते, आप ऐसे इंस्टीट्यूशन लेके आते जहाँ से पढ़कर न केवल हरियाणा में उनको नौकरी मिलती, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के अलग अलग शहरों में उनको नौकरी मिलती। लेकिन आपने कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम किया और पिछले कुछ समय से इस
किया जाता है बात, उनको कभी नॉर्थ इंडिया का बताकर, कभी अलग अलग तरीके की हिंदुस्तान के लोगों के साथ भी, तो इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा इनसे। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, जब हम अपने घर में कोई नौकर रखते हैं, किसी को नौकरी देते हैं, उसको हम किसी के हिसाब से नहीं रखना चाहते, हम अपनी पसंद से, अपनी चॉइस के हिसाब से रखना चाहते हैं। तो आज हमने जो इंडस्ट्री खड़ी की है, जिसमें अरबों खरबों रुपए बिजनेसमैन लगाता है, लोन लेता है, तो वो क्यों इस तरीके का काम करेगा, वो क्यों ऐसा रिस्क लेगा? हर कोई अपने काम को फ्रीडम के साथ करना चाहता है, चाहे कोई दुष्यंत चौटाला हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, क्या वो एक प्राइवेट सेक्रेटरी किसी बिजनेसमैन के कहने से रख सकता है अपना? नहीं रख सकता। तो हर आदमी एक फ्रीडम से काम करना चाहता है, उसको ऐसा माहौल चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अच्छा माहौल दे, उसको बिजली दे, सड़कें दे, सुरक्षा दे। लेकिन अगर आप उसके काम में उंगली करने लगोगे तो मुझे लगता है बिजनेस और व्यापारी जो होगा वो अपने बिजनेस को समेट लेगा, और इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। और इससे हम न केवल हरियाणा की इंडस्ट्री को देंगे, जो लोगों को रोजगार मिल रहा था उस अवसर को भी हम खोने का काम करेंगे। मनदीप जी, बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। मनदीप जी, लग रहा है सरकार का ये फैसला जो है जिस तरह से सोचा गया था उसके बरक्स ही असर दिखा रहा है, नौकरियां पैदा होने के बजाय, और संकट जो है नौकरियों पर गहराने वाला है। देखिए, अगर कोई आशंका या किसी प्रकार की कोई आशंका है, तो आशंका को तो दूर करने के लिए सरकार के लोग बैठे हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन लगातार बात है, उनके साथ संपर्क में हैं। अगर उनके सामने इस प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, उस दिक्कत का समाधान किया जाएगा। लेकिन किसी चीज को केवल करके कि ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार की कोई बात यहाँ पर आज नहीं है। भारद्वाज जी ने कहा कि यहाँ के लोग बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर के लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में किसी भी काबिल युवा को बाहर नहीं भेजा जा रहा है। हरियाणा के काबिल युवाओं को यहाँ की इंडस्ट्रीज में जॉब मिले, वो काबिल होंगे तभी उनको जॉब मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि इस एक्ट के माध्यम से यहाँ के जो नाकाबिल लोग हैं उनको, ये हरियाणा प्रदेश का युवा तो वैसे भी बहुत काबिल है, बहुत स्किल है उसके अंदर, लेकिन अगर उसको यहाँ पर बैठकर रोजगार मिलेगा तो एक तो उस इंडस्ट्रीज को ये फायदा होगा कि आज मान लो यहाँ की कोई इंडस्ट्रीज है और उसके अंदर 400 किलोमीटर दूर का, 500 किलोमीटर दूर का युवा अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर वो छुट्टी लेकर के चला जाता है तो 15 दिन तक वो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं उसकी इंडस्ट्री को भी इसका नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ का जो युवा, स्थानीय युवा होगा, अगर वो हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन काम करेगा, वो एक दिन छुट्टी करके वापस अपना जॉब ज्वाइन कर लेगा। तो इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं स्थानीय जो कर्मकार मिलेंगे, स्थानीय एम्प्लॉयज मिलेंगे, तो इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होगा। निश्चित तौर पर कोई भी नुकसान इंडस्ट्रीज को नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार है उसकी पूर्ण तौर पर जिम्मेदारी है कि हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचेगा तो इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुरेश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे जी। और प्रदेश की साख को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। कई डिबेटों में देखा मनदीप जी, जब भी कोई बात होती है कि दुष्यंत चौटाला जी ने मिलकर ये बात की, जब सरकार ने कर दी और आपकी गठबंधन की सरकार है, मैं ये कह देता हूँ आपकी तरफ से, ताकि मनदीप भाई आपको बार बार परेशान न होना पड़े कि ये चीज भी 75% आरक्षण खट्टर साहब को तो पता ही नहीं था, ये दुष्यंत चौटाला जी ने लागू किया, हम मान लेते हैं। इसमें समय नहीं जाया करें इस बात पे। डिप्टी सीएम नेचुरली बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, या कोई बात बार बार करने की नहीं होती। ये मतलब कितनी बार बोलोगे इस बात को। दूसरी बात, हरियाणा का अगर आपकी और बीजेपी की भिन्नता बताता हूं मैं प्रदेशवासियों को। आप अच्छी बात कही आपने, खट्टर साहब से आपने अच्छी बात बोली मनदीप भाई, ये इस बात से मैं आपको शाबाश देता हूं, क्योंकि खट्टर साहब ये बोलते थे हरियाणा का जो आदमी है वो कंधे तक तो मजबूत है, कंधे से ऊपर कमजोर है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान था चीफ मिनिस्टर का पिछली प्लान में। लेकिन जेजेपी के साथी ने, मनदीप भाई ने कहा है हरियाणा का युवा बहुत काबिल है, इसके लिए अगर जेजेपी कम से कम बीजेपी की गठबंधन का दल ये बात मानता है, कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए इनका धन्यवाद करती है कि इनकी समझ में आया हरियाणा के लोग स्किल में अच्छे हैं, दूसरे प्रदेशों के लोगों से अच्छे हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हरियाणा के युवाओं की स्किल को आप पहचानते हो, जेजेपी गठबंधन, बीजेपी गठबंधन सरकार, नहीं ठीक है, आप स्किल्स को पहचान रहे हैं। हरियाणा के युवाओं को, राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को स्किल्स अच्छे से समझ आ गए हैं, लेकिन फिर कंपनियों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? वो क्यों इस बात को लेकर के आशंकित हैं? उनको क्यों इस बात पर संदेह है? और वो क्यों इस शर्त के बाद में अपना जो सारा कंपनी का कामकाज है वो यहाँ से ले जाकर दूसरे राज्य में शिफ्ट करना चाहती हैं?
कायनाथ जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ, कंपनियों का संदेह नहीं, हरियाणा के युवाओं का भी संदेह है। ये बात याद रखना, रिकॉर्ड कर लेना सुरेश रोड कांग्रेस की तरफ से क्या बोल रहा है। हरियाणा मैं बीजेपी और जेजेपी के साथी के माध्यम से दोनों इस गठबंधन सरकार को चुनौती देके कहता हूँ, हरियाणा का काबिल युवा वो लेबर करने के लिए फैक्ट्रियों में रक्त नहीं चाहता 75%। उसको तो जो 99 एफबीओ लगे उनमें से 22 हरियाणा के हैं, बाकी 77 के आसपास इन्होंने बाहर के लगा दिए। अगर आरक्षण देना है तो बिजली विभाग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो अभी लगाए ना, उसमें दुष्यंत चौटाला जी को बोलो कि साइड की कुर्सी पर बैठ के मनोहर लाल खट्टर का हाथ पकड़ के आरक्षण उसमें लागू कराइए। जगसिख रोड, बिश्नोई और त्यागी जो 5 कास्टों में आरक्षण था, हम उसके लिए संघर्ष करते रहे। मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी की सरकार को सांस सूंघ गया। सरकारी सेक्टर में ना ये नौकरी निकालते ना ये आरक्षण देते। ये सिर्फ सरकारी नौकरियां खा रही है ये सरकार, युवाओं को बेरोजगार कर रही है। ध्यान हटाने के लिए उनको लेबर तबके के लिए 75% के आरक्षण की बात कर रही है। यह हरियाणा के युवाओं का जो काबिल है हर तरीके से, पढ़ाई में, लिखाई में, दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर भी, उनका अपमान है। हरियाणा बनने के बाद कभी भी इतना अपमान हरियाणा प्रदेश के युवाओं का नहीं हुआ। सुरेश जी, ना तो अपमान हो रहा है, और दूसरी बात मैं बता दूं, आज जो ये बिल लाया जाए हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का बिल है। आज मैक्सिमम जो जॉब है वो प्राइवेट जॉब में ज्यादा, प्राइवेट के अंदर स्कोप ज्यादा है युवा को भी, काबिल युवाओं को। और रही बात, आपने बार बार एक बात कही। चलिए, उद्योगपति हमारे साथ जुड़े हुए के भारद्वाज जी। के जी भारद्वाज जी, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये किसके हित का जो है वो कानून है, और आखिर क्यों ऐतराज है यहाँ पर कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को? आज अगर 4 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो किसके 5 कर्मचारियों को नौकरी मिलती है सरकारी का, ये रिकॉर्ड। तमाम तारीफें आपने सुन ली होंगी यहाँ पर हमारे साथ जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं पार्टियों के, राजनीतिक दलों के, उनके मुंह से। लेकिन आप फिर बताइए, आपको ऐतराज क्यों है? आप क्यों मानते हैं कि ये कंपनियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है? देखिए जी, पहले आपने सुना होगा जितने भी ये बोल रहे हैं कि लोकल आदमी यहाँ पे बिजली ने कहा बहुत अच्छा काम करेंगे, ज्यादा दिन छुट्टियां नहीं जाएंगे। अगर ये छुट्टियों की बात है तो ये डिफेंस में भी कह दे कि सर अपने घर के सामने नौकरियां करें। फौज में किसी को बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, नजदीक घर के पास नौकरी करें। पहले कंपनी में यूनियन का बहुत लाभ होता था, उस यूनियन को ये भी कर देंगे। इनको तो बताओ मत ये बात, ये तो बंदर के वाली बात हो रही है। ये हरियाणा को हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, कांग्रेस नहीं चाहती हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। आप युवाओं के साथ धोखा आप लोगों ने किया, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। रही बात उद्योगपतियों की, भारद्वाज जी जल्दी से मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर। मैं चाहती हूँ जल्दी से आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा है। देखो, दूरगामी जब इनका रिजल्ट आएगा तो इनको पता चलेगा कि हरियाणा के युवाओं के साथ नहीं। भारद्वाज जी, आप भी कह रहे हैं कि धोखा है, लेकिन धोखा किस प्रकार से है? यहाँ पर सरकार तो कह रही है कि युवाओं के हित के लिए उसने ये कदम उठाया है, बेरोजगारी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा युवा जो है अपने ही प्रदेश में नौकरी पा सकेंगे। फिर आप क्यों मान रहे हैं कि धोखा है, और क्यों लगता है आपको कि कंपनियों के साथ जो है ये ठीक नहीं है और उनके साथ नाइंसाफी है? हरियाणा की स्टेट 4 स्टेटों से घिरी हुई है। अगर कोई भी युवा टैलेंटेड है वो यूपी में भी जा सकता है, दिल्ली में भी जा सकता है, राजस्थान में भी जा सकता है, पंजाब में भी जा सकता है। फिर हरियाणा को तो इस तरह का बिल लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्यों लाया गया? क्यों मानते हैं इसके पीछे की वजह क्या रही? क्यों ये बिल लेकर आया गया? ये इसके पीछे की एक ही वजह है कि पॉलिटिक्स और वोटों की राजनीति, सरकारी नौकरी, और कोई दूसरी वजह है ही नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए के भारद्वाज जी। बने रहिए, आगे भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो सरकार का ये जो कानून है, क्या वाकई में रोजगार पर संकट पैदा करने वाला है? क्या वाकई में राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये बिल लेकर आया गया है और राज्य के हित को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया? और अगर ऐसा है तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और उससे निपटने के लिए सरकार का आगे क्या प्लान होगा, इस पर बात करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट।
नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई और सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। कोर्ट स्पोर्ट अरेना ला रहा है कॉर्पोरेट इंडिया की पहली आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। देखिए 26 मार्च को स्पोर्ट्स स्क्वाड पर लाइव। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य पूड़े के पूड़े बनावा एडिड पूड़े अरे एडिड 4 आदमी बैठ के ताश खेलने में। मारा हरियाणा और मारी बोली, हरियाणवी धुन का बाजेगा शंख। और मीठे मीठे गीत सुना रहा अपना चैनल पंख। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बड़ा मुद्दा में, और बात हो रही है हरियाणा सरकार के उस रोजगार आरक्षण कानून पर जो इस वक्त सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबर आ रही है कि गुरुग्राम से करीबन 500 से ज्यादा कंपनियां जो कि ऑटो कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन और गारमेंट एक्सपोर्ट से जुड़ी हैं, इसके अलावा भी कई और दूसरी कंपनियां आईटी सेक्टर से जुड़ी, वो नोएडा पलायन की तैयारी में है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब कुछ सरकार के उस कानून की वजह से है या फिर इसके पीछे के और दूसरे कारण हैं? और अगर दूसरे कारण हैं तो वो कारण क्या हैं? लेकिन अगर सरकार का ये फैसला वजह बना है तो सरकार इस फैसले से पैदा हुई मुश्किलात को कैसे खत्म कर सकती है? इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका तारुफ इनसे करा देते हैं। और इसी बीच आपको बता दें हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित गोयल जुड़ चुके हैं, सुरेश रोड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जुड़े हैं और जेजेपी के प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अब मैं चाहूंगी कि सुमित गोयल जो हमारे साथ इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं उनसे जान लेते हैं। सुमित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको बाध्य करने के लिए क्या सरकार का ये कानून जो है आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है कंपनियों के लिए और खुद सरकार के लिए, अपने लिए? और ऐसी कंपनियों के लिए क्या नियम कायदे होते हैं काम करने के, और क्या सरकार उन्हें ऐसा करने के लिए अपना कोई भी आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकती है? नमस्कार। सबसे पहले तो
जो ये बिल 2020 हरियाणा सरकार का प्रपोज है, जो सब जुडिस बिल है कोर्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बिल है इसे लाने की क्या जरूरत रही, इस पे आने की जरूरत रहेगी कि गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे तो ऑलरेडी रिजर्वेशन का ऑलरेडी प्रोविजन है, लेकिन आर्टिकल 19 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है एवरीवन इज फ्री टू गो एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जॉब कर सकता है। अगर आप यूं रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हर स्टेट अगर इस तरह से रिजर्वेशन ला देगी अपने कैंडिडेट के लिए तो कैओस की सिचुएशन बन जाएगी। एक ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई वो स्टेट में नहीं, जैसे दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, तो वहाँ पे बड़ी आईटी कंपनीज है, बीपीओ हब बन चुका है वो, तो वहाँ पे कोई नोएडा से शिफ्ट होके गुरुग्राम जॉब कर रहा है, तो आप इस तरह की रिजर्वेशन ला देंगे तो थोड़ा कम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में कंपनी रन कर रहा हूँ तो मुझे एक कैलिबर चाहिए, मुझे काम करने के लिए एक अच्छा मुझे स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड है और मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा अगर लोकल्स में, तो आई हैव टू मूव माय इंडस्ट्री फ्रॉम हरियाणा। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। इंस्टेड ऑफ दिस सरकार को चाहिए कि कुछ जॉब क्रिएशन करे, कि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम लग रही है तो कुछ ऐसा करती सरकार कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टेप लेती, कुछ और इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे क्या है और ज्यादा मूव करती, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। इंस्टेड आपने उसमें रिजर्वेशन लाके तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि कहीं इनएफिशिएंट जो स्टाफ है हमारा, जो हम बाउंड हो जाएंगे लोकल से लेना है, उससे कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना आ जाए, आउटपुट डाउन ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्राइवेट सेक्टर में है। सुमित जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो कंपनीज होती हैं एम्प्लॉय जब वो रखती हैं तो उन्हें रखने के भी क्या उनके नियम कायदे पहले से बने होते हैं, तय होते हैं, और सरकार ने ये जो कानून बनाया है ये किस तरह से उस राह में मुश्किल पैदा कर रहा है या बाधा बन रहा है? नहीं मैम, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी अपनी जो कैपेबिलिटीज बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती हैं या जो भी स्किल बेस्ड जो अपॉइंटमेंट करती है, उन पे कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो सरकार अब लगाने जा रही है। कंपनीज आर टोटली फ्री टू एम्प्लॉय एनीवन जो भी कैपेबल हो उस पोस्ट के लिए, तो कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो हरियाणा बेस्ड जो सिलेक्टिव ये प्रोविजन लाने जा रही है, तो ये थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है, अब गवर्नमेंट कैसे इसे लेती है मेरा ओपिनियन है, ये एक तो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू। मनदीप जी, कायनात कोई कानून आया है हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए, हरियाणा प्रदेश के जो कैलिबर युवा है उसके हित को देखते हुए, प्रदेश की उन्नति को देखते हुए इस प्रकार का एक एक्ट लाया गया है, कानून लाया गया है। उसके लागू होने से पहले ही इस प्रकार की भ्रांतियां और शंकाओं की बात की जा रही है। आप एक बार इंतजार कीजिए, इसको लागू होने दीजिए। इंडस्ट्रीज के अंदर जब हरियाणा प्रदेश का युवा काम करेगा तो उससे हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, हरियाणा प्रदेश को फायदा होगा। नहीं हो रही है, ये कंपनीज इस तरह के अपने डर बता रही हैं, उनके सामने इस तरह की चीजें होती हुई वो देख रही हैं। शायद यही वजह है कि अधिकतर कंपनियों ने फैसला किया है। कानून लागू ही नहीं हुआ, अभी किस प्रकार का इन्होंने देख लिया। मैं इनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पहले भी 7-8 दौर की बातचीत हुई थी, आगे फिर सरकार के द्वार खुले हैं। आप लोगों को दिक्कत होगी इंडस्ट्रीज की, उसको दूर किया जाएगा। किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं आ जाएगी जो हमारे उद्योगपतियों को, हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, कोई इस प्रकार के हालात पैदा हो कि संदीप जी, आप क्या कहते हैं कि कंपनी जो अपना एक डर दिखा रही हैं, क्या वो डर जो है बेवजह है और सरकार जो है इसका रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगी, या फिर आप मान रहे हैं कि सरकार जो कानून लाई है उसमें कुछ इस तरह की चीजें हैं जो लग रहा है कि आगे भविष्य में मुश्किल पैदा कर सकती हैं कंपनीज के लिए और वो इसी के तहत अपना फैसला ले रही? देखिए, किसी प्रकार का कोई नुकसान का इसके अंदर नहीं है कानून में। ये बहुत सोच समझ के और कानून विदों से जानकार के, इंडस्ट्री एसोसिएशन को साथ बैठ करके उनके साथ मीटिंग करके कानून लाया गया है। फिर भी अगर कहीं ना कहीं इस कानून में कोई इस प्रकार की बात भविष्य में नजर आएगी तो सरकार बैठी है, उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर दिए जाएंगे। आप कहाँ मानते हैं कि ये कानून जो है रास नहीं आ रहा है, बेचैनी बढ़ गई है यहाँ पर कंपनीज के अंदर?
देखिए, जब ये कानून लागू हरियाणा प्रदेश का कैलिबर युवा इंडस्ट्रीज के अंदर काम करेगा तो इनकी जो बेचैनियां हैं वो निर्मूल सिद्ध हो जाएगी और इनको विश्वास हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश का युवा ठीक है, मैं काबिल संदीप जी से और वो उनके साथ जानना मिलकर के चाह रही इंडस्ट्रीज हूँ। को आगे बढ़ा सकते जी हैं। जी संदीप जी। देखिए कायनात में आपको चीजें क्लियर कर दूं, कोई भी बिजनेसमैन जब इन्वेस्ट करता है अपने लाखों करोड़ों अरबे रुपए लगा के, जब कोई कंपनी खड़ी होती है, और आप ये देखिए हरियाणा के अंदर जो किसान खेती करते हैं कायनात जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मनदीप जी को भी बताना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के नेता बैठे इन्हें भी बताना चाहता हूँ, हमारे किसानों की भी जो खेती होती है वो भी बाहर के लोगों से होती है, बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग आकर के किसानी कराते हैं, खेती कराते हैं। क्या दुष्यंत चौटाला जी या खट्टर साहब कहेंगे कि हम बाहर के लोगों को हरियाणा में रोजगार नहीं देंगे, उन्हें यहाँ नहीं घुसने देंगे? इंडस्ट्री चलाना तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और कोई भी इंडस्ट्री जो अपनी फैक्ट्री खड़ी करता है, जिसको वो मंदिर की तरह पूछता है, वो इस चीज का रिस्क कभी नहीं ले सकता कि उसके सामने इस तरीके से इंटरफेयर किया जाए किसी भी सरकार के द्वारा। उसको फ्रीडम चाहिए कि मुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए किस आदमी को सेलेक्ट करना है। आप ये देखिए कायनात जी, जब रेलवे मेट्रो का जाल बिछाया जाता है दिल्ली में उस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए केरल से लेकर आया जाता है, इनका नाम भी मेट्रो मैन पड़ जाता है। तो जब सरकार चूज कर सकती है, कहीं से भी वो विदेश से भी ला सकती है। आप ये देखिए जो सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात के अंदर लगाई गई, वो क्या गुजरातियों ने बना के खड़ी कर दी? वो क्यों हम चाइना से बनवा कर लेकर के आए? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। जो आदमी जिस काम को कर सकता है उसको पूरी दुनिया में सर्च किया जाता है, ढूंढा जाता है। इसी तरीके से बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री को किसी एक प्रदेश के किसी एक व्यक्ति के भरोसे खड़ा नहीं करता। इंडस्ट्री आप ये देखिए जापानीज कंपनी भी हरियाणा के अंदर काम करती है, तो अमेरिकन कंपनीज भी हरियाणा के अंदर काम करती है। तो वो लोग जहाँ से राइट पर्सन को सर्च करके लाएंगे अपनी कंपनी के लिए, उसी को वो रोजगार देना प्रेफर करेंगे। वो इस तरीके की कंडीशन में नहीं बनना पसंद करेंगे, और यही वजह है कि यहाँ से इंडस्ट्रीज जाने लगेंगी। देखिए सुमित जी जी कायनात, आप सुन रहे हो? जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको। मनदीप कायनात, जिस प्रकार की बात संदीप जी कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रीडम चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जहां चाहे वहां की लेबर रखना चाहता है, वहां के कामगारों को रखना चाहता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से आजादी है, पूरी तरह से फ्रीडम है। लेकिन हरियाणा के युवाओं, ये नहीं कह रही सरकार कि आप अनस्किल्ड युवाओं को जॉब पे रख लें। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर कैलिबर हैं, या तो ये कह दें, जो साथी इस चैनल पर बैठे हैं वो ये कह दें कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं में कैलिबर नहीं है। सुरेश रोड जी बैठे हैं, ये कह दे कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं में कैलिबर नहीं है। हरियाणा प्रदेश का युवा कैलिबर है। हरियाणा प्रदेश के अंदर उतनी मेहनत, उतना क्षमता है कि हरियाणा प्रदेश के उद्योगों को वो और उन्नत और शिखर पर लेकर के जाएंगे। कहीं ना कहीं 75% आरक्षण की शर्त लगाकर खुद ही सवालिया निशान आपने लगा दिया यहाँ पर। अगर कैलिबर की बात होती तो प्राइवेट सेक्टर तो पहले ही योग्यता के आधार पर नौकरी देता है, अगर है तो फिर वहां पर अपने आप मिल जाएगी नौकरी। रिजर्वेशन की तो जरूरत ही नहीं है। रिजर्वेशन की शर्त आने का मतलब हो जाता है कि सरकार ने ये जरूरी कर दिया है कि आप हरियाणा के युवाओं को नौकरी दे, नहीं देते हैं तो फिर जुर्माना होगा आप पे। देखिए, बिल्कुल जो कानून बनाया गया है उसके अंदर जो प्रावधान है उस प्रकार के हैं। हरियाणा प्रदेश के युवाओं की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा क्या अभी तक अनदेखी हो रही थी? क्या प्राइवेट सेक्टर अभी तक अनदेखी कर रहा था हरियाणा की युवाओं की? कायनात, ये नहीं कहा जा क्या रहा किसी तरह के आप कह रहे हैं कि पक्षपात किया गया? कैलिबर नहीं है तो उसको जबरदस्ती रख दिया जाए, ये कहाँ कहा जा रहा है? ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ। ये है कि हरियाणा ये तो कहा गया है कि कोई भी अगर नई इंडस्ट्री आएगी तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि कितने हरियाणा के लोगों को उसने नौकरी दी है। हेलो जी जी मनदीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हो आप? कोई भी अगर नई कंपनी आती है हरियाणा के अंदर तो उसके ऊपर तो ये नियम शर्त लागू होगी ही। उसे बताना होगा कितने प्रतिशत युवाओं को उसने नौकरी दी है अपनी कंपनी में। लेकिन उसमें यह भी है कि अगर उस क्षेत्र में कोई स्किल्ड युवा नहीं है तो वो और भी रख सकता है। तय कौन करेगा? मान लीजिए किसी ने शिकायत कर दी, जी भाई मेरे साथ तो पक्षपात कर दिया गया, मैं स्किल्ड होने के बावजूद मुझे नौकरी पर नहीं रखा गया या भेदभाव किया गया, मुझे निकाल दिया गया, उस स्थिति में क्या होगा? कायनात, बिल्कुल नहीं होगा। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हितों के लिए जो
एक्ट लेकर के क्या आए हैं, जो यही डर कानून कंपनियों बनाएगा, को निश्चित सता रहा तौर है? पर क्या हरियाणा इसी प्रदेश बात का के डर है युवाओं कंपनीज के को? हित के लिए मैं होगा। ये जानना इंडस्ट्रीज चाह को रही ये हूँ मनदीप भरोसा जी। देना चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया जाए, ये केवल आशंका है। और जब ये एक्ट लागू होगा, हरियाणा प्रदेश का युवा जब इसमें काम करेगा तो इनकी आशंकाएं निर्मूल साबित होगी। यही लोग जो सुमित आज जी, इससे आशंकित हैं, वो इस सुमित जी, मैं कानून चाहूंगी की जरा तारीफ भी बताएं करें। ये जो कंपनी लॉज होते हैं ये किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, और क्या मानते हैं कि सरकार का ये फैसला किस तरह प्रभावित करने वाला है उन्हें? मैम, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लगा नहीं सकता ऐसा, पर गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल हरियाणा के लोग टैलेंटेड है। गुड़गांव इंडस्ट्री में अगर बात करें तो हरियाणा के लोगों का काफी बड़ा पार्टिसिपेशन रहा, लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसमें कंपनी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो पोर्टल के अंदर वो अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड करे तो उसी पोर्टल पे जो कैंडिडेट हैं उन्हीं में से रिक्रूट करे, तो एक तरह से एक और कंपनी बाउंड हो गई। पहली कंपनी जो है काफी बड़े लॉज को फॉलो करती हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर लॉज को फॉलो करती हैं, तो एक और एक्स्ट्रा कंपनी के ऊपर ओवरबर्डन क्रिएट हो जाएगा। एक तरह से ये समझो कि कंपनी को कभी स्किल लेबर नहीं मिल रही, पर उसको 75 का जो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा जो सब डिविजनल ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये कभी रेड भी करेगी, चेकिंग करेगी, डॉक्यूमेंटेशन देखेगी, तो उसमें एक तरह से करप्शन भी बढ़ सकता है उसपे। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी फॉलो नहीं करेंगी, क्योंकि एक्सेप्शन का रूल है। कौन सी कंपनी इसमें एक्सेप्शन है, ये क्राइटेरिया जो है अभी क्लियर नहीं है कि कौन सी कंपनी इसमें क्या है। अगर स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है तो वो आउटसाइड हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं उनको अपॉइंट कर सकती। इस पॉइंट के अंदर भी क्या है, कौन फिक्स करेगा, कैसे वो चेकिंग होगी, इसमें भी एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है कि ये क्या है, इट में लीड टू करप्शन। एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है। तो अगर कोई स्किल्ड पर्सन है तो वो कहीं भी अपना प्लेसमेंट ले सकता है। जी सुमित जी जो बात कह रहे हैं उसमें जीएसटी का इन्होंने जिक्र किया कि जीएसटी को लेकर के इंडस्ट्री पहले से परेशान है। जीएसटी भी एक देश एक टैक्स की बात थी, ये टैक्स है, ये तो इंडस्ट्रीज को दे, क्योंकि ये रेवेन्यू इसी से आता है। और दूसरी बात मैं एक बात बता दूं कि हरियाणा प्रदेश का युवा कैलिबर है, ये इन्होंने भी स्वीकार किया है। धन्यवाद करता हूं। और आज जो ये एक्ट आया है इसे ये लागू होगा, उसके बाद इसके आप नुकसान बता सकते हैं। मनदीप जी, योग्यता पर तो यहाँ पर कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है, लेकिन सवाल उस कंडीशन पर उठ रहा है, उस शर्त पर उठ रहा है जो लगा दी गई है। आखिर ये शर्त क्यों? फिर अगर पैमाना योग्यता ही है तो फिर योग्यता के आधार पर ही रखने दीजिए ना। कहीं ना कहीं उस युवा के साथ भेदभाव हो रहा था। उस भेदभाव को समझते हुए हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार ने इस प्रकार का ये कानून उन युवाओं के हित के लिए ये भेदभाव किसने किया? कौन कर रहा था ये भेदभाव? देखिए, कहीं ना कहीं भेदभाव इस प्रकार का हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर महसूस हुआ है और वो कानून हरियाणा सरकार लेकर के आई है। आप कह रहे हैं कि महसूस हुआ है, लेकिन इसे ये भी कहा जा सकता है कि बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए ये सरकार ने एक रास्ता खोजा कि ये भी एक रास्ता हो सकता है रोजगार देने का। कि यहाँ पे इंडस्ट्री और लगे, हम तो नई इंडस्ट्रीज को न्योता दे रहे हैं, और नई इंडस्ट्रीज आएगी, निवेश आएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि भेदभाव को महसूस किया गया, भेदभाव हो रहा था। मैं ये जानना चाह रही हूँ कौन कर रहा था ये भेदभाव? देखिए, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो हालात हरियाणा प्रदेश के थे, भ्रष्टाचार के हों, किसानों की जमीन पर किसी न किसी सेक्शन 4 और 6 का ड्रामा दिखा के लिया गया, हरियाणा प्रदेश का युवा आशंका से रोजगार नहीं मिल रहा था। आज एक युवा उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अपना दायित्व निभा रहे हैं, युवाओं के प्रति उसकी जिम्मेवारी थी, और जो रोजगार मेरा अधिकार अभियान को लेकर के युवाओं का जो समर्थन मिला था, आज उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का जो मौका उस युवा उप मुख्यमंत्री के हाथ में है, और वो उसको पूरा करने की तरफ और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके पास मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो वो हरियाणा प्रदेश की इंडस्ट्रीज को भी चाहिए था ना मनदीप बिश्नोई जी, वो रास्ता सरकार के रास्ते निकलना चाहिए था। सरकार अपने क्राइटेरिया में कुछ भी करने के लिए फ्री है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों को पैदा कीजिए, सृजन कीजिए यहाँ पर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो पहले ही यहाँ पर उसके सामने तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं। यहाँ पर अब एक और चुनौती के रूप में क्या ना देखा जाए इस फैसले को? सुमित जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी सुमित जी। मैम, वैसे भी इंदिरा साहनी के केस के अकॉर्डिंग मोर देन 50% रिजर्वेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, तो ये देखना पड़ेगा। मैटर जो है सब जुडिस है कि ये हो भी पाएगा, इन्फोर्स के नहीं हो पाएगा।
और उसके बाद इसको और स्टडी करने की भी जरूरत है कि इन फ्यूचर सरकार कोई ऐसा पैकेज इंडस्ट्रीज के लिए लाएगी कि इंडस्ट्रीज को अगर वो 75% हरियाणा के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे तो गवर्नमेंट उनको क्या सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी और वो अगर हरियाणा सरकार के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करते हैं आप निश्चित रहे गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कमी इंडस्ट्रीज को नहीं आने दी जाएगी। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, सुरेश रोड जी। इंडस्ट्रीज को जो सहयोग चाहिएगा वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और दिया जाएगा। कांग्रेस टाइम में बेरोजगारी की बात की, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज जब से मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी पीछे 2014 में 19 तक का इन्होंने टर्म पूरा किया, इन 6 सालों में 28% बेरोजगारी की दर है। आज हिंदुस्तान में आप चरम सीमा पे हैं, आप कैलिबर की उसकी बात करते हैं। इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ, हरियाणा का युवा अगर काबिल है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका भय है, कायना जी आप कह रहे थे क्यों कर रहे हैं, ये बेरोजगारी बढ़ती है इसका मतलब आप हरियाणा प्रदेश के युवा को काबिल नहीं मानते। रोड साहब, इनका बेरोजगारी दूर करने से हरियाणा प्रदेश का कोई युवा संबंध नहीं है। इन्होंने सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को काबिल नहीं मानते, छुपाने के लिए, छिपाने के लिए ये लोग प्राइवेट आप एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं मनदीप जी, सुरेश जी। हरियाणा प्रदेश का युवा काबिल है, उसे निश्चित तौर पर अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर हरियाणा सरकार ने, अगर हरियाणा प्रदेश का युवा काबिल है, कांग्रेस पार्टी मानती है और काबिल भी हमने बनाया है। पढ़ाई लिखाई कॉलेज यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने खोली है, उसको एसडीओ भर्ती कीजिए ना, जो 70 में से आपने 99 में से 70 बार के लगा दिया अगर काबिल है। आप कैसी बातें कर रहे हैं दो रजिस्टर की? आप हरियाणा की युवा की जगह है इंजीनियर तो बाहर के बढ़ रहे हैं। यहाँ यही बात हो रही है, रिजर्वेशन वर्सेस योग्यता। आप दोनों ही मान रहे हैं कि युवा काबिल है, तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत क्यों? रोजगार मिल जाएगा, इसका मतलब आप नहीं मानते। आप हरियाणा प्रदेश के युवा को उसके अधिकार को जो पीछे धकेलने का हरियाणा प्रदेश में नौकरियां हैं, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पैदा किया वो आप लोगों ने किया। यही कारण है कि आज आप कोई G23 की बैठक कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, संदीप जी अपनी दौर पर चल रहा है। संदीप जी, आपने सभी पक्षों की बात को सुना है, अपना काम कर रहे हैं। दोनों ही यहाँ पर इस बात को मान तो रहे हैं कि युवा काबिल हैं, लेकिन एक सवाल ये उठा रहे हैं कि रिजर्वेशन आखिर देने की जरूरत क्यों पड़ गई। दूसरे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए यहाँ रिजर्वेशन लेकर आए। देखिए कायनात जी, मैं आपको बता दूं, जो इनकी राजनीतिक लड़ाई है कांग्रेस की, जेजेपी की, बीजेपी की, वो तो चलती रहेगी। देखिए, एक तो ये बात आ रही है कायनात जी कि टैलेंट की कमी नहीं है। आप मुझे ये बताइए, हरियाणा में टैलेंट की कमी नहीं है, कौन से प्रदेश में टैलेंट की कमी है? क्या आप हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी मानते हैं? हिंदुस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। दूसरी चीज ये है कायनात जी कि जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, वो अपने तरीके से रिक्रूटमेंट करेगा। हमारे साथी सुमित जी यहाँ पे बैठे हैं, ये चार्टेड अकाउंटेंट है। अगर ये अपने घर में अपने आप को, अपनी वाइफ को, अपने भाई को और उनकी वाइफ को, 4 लोगों को अपने ऑफिस में जॉब दे लेते हैं तो 100% रिक्रूटमेंट इनका अपना हो गया इनके ऑफिस में। अब कल कोई कमिश्नर आएगा, लेबर कमिश्नर इनके ऑफिस में आएगा, कहेगा 75% तो आपके हरियाणा के होने चाहिए थे। एक तरीके से तो फंस गए अधिकारियों के जाल में। अब अधिकारी करप्शन बढ़ेगा इन चीजों से, अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान किया जाएगा। दूसरी चीज मैं कायनात जी आपको बताऊं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव में बंद हो गई है, मेरे ख्याल से इनको ध्यान नहीं है, केवल इसलिए बंद हो गई कि जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है वो दूर का रिक्रूटमेंट क्यों करता है? आप ये सोचिए, कंपनी गुड़गांव में लगेगी, रिक्रूटमेंट केरला में जाके करके लाएगा, मद्रास में जाके करके लाएगा, बैंगलोर में जाके करके लाएगा, इसलिए रिक्रूटमेंट वहां करके ला जाता है ताकि एक ग्रुप खड़ा ना हो जाए, उसमें कोई यूनियन ना बन जाए। वो यूनियन ऐसा ना हो कि उसकी कंपनी को बर्बाद करके रखते, मालिक को कल नौकर लगा ले। तो बहुत सारे रीजन होते हैं इस चीज के। संदीप जी, 10% से ज्यादा एक जिले में नहीं है, 10% से ज्यादा कैप लगाई हुई है कि एक कंपनी 10% उस जिले से 10% से ज्यादा भर्ती नहीं करेगी। इंडस्ट्री हरियाणा से ये उनको छूट दी गई है, ये हरियाणा ऐसा नहीं है। ना कोई इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है और ना जाएगी। इंडस्ट्रियलिस्ट को पूरी औद्योगिक जो इकाइयां हैं सरकार की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त किया जा रहा है। सुमित जी, क्या आपको लग रहा है कि इस फैसले का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है? क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? ऐसा है कि हरियाणा के जो अनएम्प्लॉयड लोगों के एंगल से देखें तो थोड़ा ऐसा लगता है कि मूव गवर्नमेंट का उनके लिए काफी अच्छा है।
लेकिन ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट कर देगा लेस देन 50,000 मंथली वाले और मोर देन 50,000 मंथली वाले, क्योंकि लेस देन 50 पे ये एप्लीकेबल है। तो डिस्क्रिमिनेशन भी दो लोगों के बीच में रहेगा। और मोर ओवर जो अगर ये यही प्रैक्टिस चलती रही, सभी स्टेट ने ये फॉलो किया, तो हमारे जो इंटेलिजेंट जो यंगस्टर हैं, जैसे वो बेंगलोर, हैदराबाद जो आईटी इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो वहां भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, तो वो एक अच्छा पैकेज जो उनको वहां पे अवेल होता है, तो वो डिप्राइव हो जाएंगे उससे कि उधर वाले इधर जाएंगे, इधर वाले वहां भी नहीं जाएंगे। तो अपने को सोचना पड़ेगा कि हम एक लिमिटेड एरिया के अंदर अगर ऐसा सभी लोग फॉलो करने लगे, तो हमें उसी के अंदर ही अपना करियर जो है लिमिट होके रह जाएगा। तो ये थोड़ा एक तरह से अन्याय है उन लोगों के साथ जो डिजर्विंग है। अच्छा भी है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों ठीक है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो टाइम उनके लिए एक अच्छा मूव है। अंतिम प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी जल्दी से। सुरेश जी, क्या लगता है सबसे ज्यादा किस बात को लेकर खौफजदा है कंपनियां, और क्या बात जो है उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है? क्या उन्हें ये लग रहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो है अब सरकारी दखलंदाजी बढ़ गई है और वो नहीं चाहते हैं ऐसा? देखिए, कंपनियों में भय का वातावरण है और इसीलिए इन्होंने ये नकेल डालने की कोशिश की है। जिस तरीके से इन्होंने कृषि क्षेत्र को तबाह करने के लिए कार्य किया, उसी तरीके से उद्योग क्षेत्र के ऊपर भी इन्होंने एक कैंची चला दी है। ये आने वाले समय में आप और हमारी जो डिबेट होगी ना, कायनात जी लिख लो आज, इस विषय पे होगी। इंडस्ट्री सेक्टर तबाह हो गया, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हरियाणा प्रदेश के काबिल युवा को जो एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके पेट पाल लेता था, वो अवसर भी नहीं मिलेंगे। और जो काबिल युवा हैं, उनकी इन्होंने सरकारी सेक्टर की नौकरियों को खत्म करके बाहर के युवाओं को भर के यहाँ पर उनके अधिकारों का हनन पहले से कर दिया है, जिससे ध्यान हटाने के लिए ये प्राइवेट सेक्टर की ये लेकर ये पासन पे उल्टा पड़ गया। ये अपनी सरकारी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं की अनदेखी के चलते उसको छिपाने के लिए ही प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन लेके आए। लेकिन संदीप जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी। संदीप जी, कायनात जी, जिस तरीके से अभी बात हो रही है कि टैलेंट की कमी नहीं है, मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि मुझे कोई 2 टैलेंटेड व्यक्ति बता दे जो दुष्यंत चौटाला को रिप्लेस करके दुष्यंत चौटाला की जगह बैठाया जा सकता हो। किसी की भी नजर में इतना टैलेंटेड कोई दूसरा हो, या खट्टर साहब से ज्यादा कोई टैलेंटेड व्यक्ति पूरे हरियाणा में हो जिसको खट्टर साहब की जिम्मेदारी दी जा सकती हो। ये चीजें प्राइवेट इंडस्ट्री में थोपने की कोशिश हो रही है। अपनी सीट सबको सेफ चाहिए, अपनी कुर्सी सबको सेफ चाहिए, और उससे खुद से ज्यादा कोई टैलेंटेड यहाँ पे नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो वो प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट में अपने किसी प्रोडक्ट या स्कीम को लॉन्च करने के साथ नियम शर्तें लागू होने की शर्त लगाता हो, उसके सामने नौकरी देने के मामले में नियम कायदे लागू करने का फैसला सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। ऐसे में मनोहर सरकार इस उलझती जा रही गुत्थी को कैसे सुलझाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।